नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इस प्रतिष्ठित और लोकप्रिय मंच से मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। इसे लॉकडाउन का संकट कहें या लॉकडाउन द्वारा प्रदत्त अवसर, मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल से आप तक पहुंच सकूं। आज मैं अपने विषय को शुरू करूं उसके पहले ज़रूरी है कि मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम सौरभ चतुर्वेदी है और मैं दृष्टि द विजन में दिल्ली और प्रयागराज केंद्र में दो विषयों का अध्यापन करता हूं। पहला है भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया, और दूसरा है इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस, प्रशासन या शासन से जुड़े मुद्दे। तो आज इस मंच से मैं जिस मुद्दे के साथ आप सबसे जुड़ना चाहता हूं वह है आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा चुनौतियां या सुरक्षा से जुड़े संकट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में उग्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद की समस्या मूल रूप से तीन जगहों पर केंद्रित नजर आती है। एक उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, एक पश्चिम में पंजाब और एक सुदूर पूर्व में उत्तर पूर्व के राज्य। इसके अलावा हमारे मध्यवर्ती भाग में नक्सलवाद जो एक संकट है, वो भी एक तरीके का उग्रवाद, अलगाववाद या आतंकवाद से जुड़ा आंदोलन ही माना जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याएं विशिष्ट और मुखर इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी एकता, अखंडता के लिए बहुत गंभीर चुनौती पैदा करती है। चाहे उसकी भौगोलिक दूरी हो, चाहे वहां तक पहुंच का अभाव हो, चाहे उसकी नस्लीय विशिष्टता हो, सांस्कृतिक विशिष्टता हो, या उसके जनजातीय समुदाय हो, चाहे उसका दुर्गम भूगोल हो, या उस राज्य के लोगों के मन में ये भाव हो कि हमें नजरअंदाज किया जाता है, हमारी अनदेखी की जाती है। चाहे मुख्य भूमि के लोगों द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर नस्लीय टिप्पणियां हो, या उनसे किया गया नस्लीय विभेद हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, पूर्व में पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो था, बर्मा से मिल रहे शरणार्थियों की समस्या हो या नकारात्मक संदेश हो। ये सारी बातें उत्तर पूर्व को गंभीर बनाती हैं। हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में ये बार बार कहा है कि वर्तमान सरकार की प्रायोरिटी में उत्तर पूर्व के राज्य आते हैं। हालांकि लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में 90 के दशक में नरसिम्हा राव से अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, और फिर मनमोहन सिंह के दौर में और अब मोदी जी के दौर में लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बनाते हुए हमने ये प्रयास किया है कि हम उत्तर पूर्वी राज्यों को न सिर्फ विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें, बल्कि उनके दिल को जीतने का प्रयास कर सकें, भारत के साथ उनके अभिन्न जुड़ाव को स्थापित करने का प्रयास कर सकें, जो पिछले 70 वर्षों से या 73 वर्षों से हमारी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वर्तमान सरकार के तमाम प्रयासों के बाद नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 कितना साकार हुआ है, इसको आज हम परखने का प्रयास करेंगे। चूंकि उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़ा संकट बहुत गंभीर है, राज्यों की विविधता है, 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं और उनका एक एक्सटेंडेड ब्रदर जिसे सिक्किम के नाम से जाना जाता है, हर किसी को हम केस स्टडी के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में वीडियो का थोड़ा सा बड़ा हो जाना स्वाभाविक है। तो मुझे आशा है कि आप संयम के साथ, गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखेंगे, और मेरा विश्वास है कि इसे देखने के बाद संभव है कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े अधिकांश सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा। इससे जुड़े जो प्रश्न आए हुए हैं, जो प्रश्न संभावित हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और एक सामान्य नागरिक भी उत्तर पूर्व से परिचित हो पाएगा, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम देखें तो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों से इतर यदि भारत के सामान्य नागरिक से उत्तर पूर्व के राज्यों के नाम भी पूछ लिए जाएं तो सारे नाम बताना मुश्किल है।
लीव असाइड कि वहाँ की राजधानियाँ बताई जाएं या वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राजनीतिक दल, वहाँ के राज्यपालों के बारे में हमें जानकारी हो। ठीक, तो सर्वप्रथम हम ये प्रयास करेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट से एक सामान्य प्राप्त करें और उसके बाद फिर हम उससे जुड़ी सामान्य चुनौतियों को देखें और उसके बाद हर राज्य की केस स्टडी करते हुए अंत में हम ये प्रयास करें कि उसका समाधान कैसे हो, हम देखते हैं। तो ये फ्रेमवर्क मैं आपको पहले बताता हूं नॉर्थ ईस्ट का, इसको समझिए। हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्वी राज्यों सुरक्षा, सिक्योरिटी कंसर्न। इसको हम जिन धाराओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वो है, पहला सामान्य परिचय, जनरल, दूसरा सामान्य चुनौतियां, कौन कौन चुनौतियां हैं सबकी, तीसरा सामान्य कारण, ऐसे कौन कौन से कॉमन रीजन हैं जो सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में संकट पैदा करते हैं, चौथा और जब जो सबसे महत्वपूर्ण है, विशिष्ट स्थितियां या समस्या। इसके अंतर्गत हम हर राज्य की केस स्टडी करने का प्रयास करेंगे, फिर सरकार द्वारा किए गए प्रयास और आखिरी हमारी तरफ से सुझाव हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही आप ये समझिएगा, यहां हम कुछ टॉन टॉपिक्स को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे नॉर्थ ईस्ट से जुड़े, यानी उत्तर पूर्व के संकट के साथ। इसमें आफ्स्पा होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में इनको हटाया। नॉर्थ ईस्ट वो रीजन है जहां इनको लगाया गया, फिर अभी कुछ राज्यों से हटाया गया, तो वो स्थितियां क्लियर होंगी। यहां हम इनर लाइन परमिट, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, इसे अंग्रेजों ने किस प्रकार लाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर चर्चा की जा सकती है, या जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम हाल ही में हुए ब्रू, और ब्रू के अलावा कुछ और एग्रीमेंट भी है, नागा, इन समसामयिक समझौतों पर चर्चा करेंगे जो इस समय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 371 जिस पर बात हो रही है, ललथनवाला जी ने एक ट्वीट कर दिया कि 370 के बाद 71 का नंबर है, तो अमित शाह जी को संसद में स्पष्ट करना पड़ा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो ये 371 क्या है और ये नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से विशेष दर्जा, विशेष सुरक्षा देता है और वो किस रूप में आवश्यक है, ये हम इसके साथ एड ऑन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उत्तर पूर्व को समझने के लिए सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी राज्यों के मानचित्र को देखने या समझने की कोशिश करें। ठीक है, सामान्य भारत से परे, मैं भारत को थोड़ा छोटे से हिस्से में बना रहा हूं और इसमें से नॉर्थ ईस्ट को हम फिर बड़ा करके निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां से मैं नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को बड़ा बना रहा हूं और नॉर्थ ईस्ट वाले भी शायद ऐसा चाहते हैं कि उनको इतना ही महत्व दिया जाए। तो यहां से यदि हम नॉर्थ ईस्ट के नक्शे को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें, ये इस ढंग से, ठीक है। अब ये भारत को तो हम इस ढंग से ले नहीं पाए थे, लेकिन ये देखिए, तो ये नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हिस्सा हो गया और भारत से आप शायद थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इस नॉर्थ ईस्ट में ये आपका वेस्ट बंगाल है,
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, जिसका कुछ हिस्सा यहां ऊपर तक जाता है। ये पूरा शेडेड इलाका बांग्लादेश, ये हमसे जुड़ी बर्मा या म्यांमार की सीमा है, ठीक है। ये भूटान, इसलिए इसको भी शेडेड कर दिया है हमने। ये नेपाल है और ये पूरा इलाका तिब्बत या चाइना से संबद्ध है। क्लियर? अब यहां पर आपको ये देखना है कि इस हिस्से में हमको 7 सिस्टर्स मिलती हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये आपका नागालैंड हो जाएगा, ये आपका मणिपुर हो जाएगा, ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ये आपका त्रिपुरा है और ये हिस्सा आपका मेघालय कहलाता है, गारो खासी जयंतिया वाला, और ये हिस्सा आपका असम का हिस्सा है। ये वो जगह है नामचा बरवा, जहाँ से ये जो ब्रह्मपुत्रा, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, यहाँ से इस ढंग से आती है और फिर इस ढंग से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और फिर गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो इस तरीके से आप उत्तर पूर्व के राज्यों की सामान्य स्थिति को देखते हैं, जहां आपको सभी देश दिखाई दे रहे हैं। इन देशों के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से राज्य आपके पास यहां पर उपस्थित हैं। अब यही भूगोल एक पहले स्तर पर नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का कारण बनता है। तो यदि हम उत्तर पूर्व की सुरक्षा चुनौतियों की बात करें, सामान्य चुनौतियां कौन सी हैं, उसके पहले मैंने कहा कि आपको इन राज्यों का एक क्या मिल जाना चाहिए, परिचय मिल जाना चाहिए। इसी परिचय को यदि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो यहां पर इनके राज्य निर्माण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण बनकर नजर आती है। और इसके अंतर्गत आप ये याद रखिएगा कि 1947 में हमने सिर्फ एक राज्य बनाया था जिसका नाम था असम। असम के अलावा, ठीक, हमने सिर्फ एक राज्य बनाया था जिसका नाम क्या था, असम। एक नेफा नाम का क्षेत्र था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज, और 2 यूनियन टेरिटरीज की स्थिति दिखती थी। और इन 2 यूनियन टेरिटरीज में हम त्रिपुरा और मणिपुर को देखते थे। जब असमिया पहचान में उत्तर पूर्व के राज्यों की बाकी पहचान को समाहित करने की कोशिश की गई, तो इससे वहां सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म हुआ। वो भाषाई पहचान को लेकर था, वो नृजातीय पहचान को लेकर था, वो नस्लीय पहचान को लेकर था। और 1960 में जब असमिया को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, तब तो वो क्षेत्र जिसमें नागालैंड आता है, जिसमें आपका मिजोरम आता है, और भी गंभीर रूप से नाराज हो गए कि हमारी पहचान को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और इसलिए पहला विद्रोह नागा विद्रोह के रूप में नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दिया, जिस विद्रोह को दबाते हुए अंततः 1963 में नागालैंड बना। 1969 में, ठीक है, मेघालय को एक विशेष दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो हमारे संविधान के प्रावधानों से थोड़ा सा संगत नहीं था। इसका विरोध भी हुआ और अंततः 1972 में 3 राज्य और बना दिए गए, जो थे फिर वही मेघालय और जो 2 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं, मणिपुर और त्रिपुरा। अब अंत में 2 राज्य हमारे पास बचे जो 1987 में बनते हैं। एक है मिजोरम 1986 के मिजो अकॉर्ड के बाद, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश 1972 तक नेफा कहलाया
और इस नेफा को 1972 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा 1987 में। तो ये राज्य पुनर्निर्माण की या पुनर्गठन की प्रक्रिया है। ठीक, मेरी आपको सलाह है कि परीक्षा से परे आप एक एक्सरसाइज जरूर करें, और वो एक्सरसाइज ये हो कि एक तरफ आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम लिखें, उसके बाद उनकी कैपिटल लिखें, ठीक है, फिर उनके बाद उनका ओल्ड नाम लिखें, जैसे सबके पुराने नाम होते थे, यहां मैती राज्य हुआ करता था, यहां अहोम हुआ करता था, ठीक, और उसके बाद वहां के सीएम और गवर्नर को जरूर याद करें। यदि संभव हो तो कैपिटल के साथ उनकी हाईकोर्ट भी पहचानने की कोशिश करें। ये जानकारी आपको सामान्य नागरिक के नाते भी होनी चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आई आस्क यू टू डू दिस होमवर्क। दिस होमवर्क विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों को उनकी राजधानी, उनकी हाईकोर्ट के साथ, उनके पुराने नामों के साथ, वहां प्रचलित राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ आप समझने की कोशिश करें। ठीक, अब ये जो हमारा उत्तर पूर्व का परिदृश्य है, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं ताकि आपको इसको देखने में आसानी हो। इस परिदृश्य में हमको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि यहां पर सामान्य चुनौतियां कौन सी हैं, उनके सामान्य कारण कौन से हैं। इफ समवन आस्क कि भारत में सुरक्षा में से जुड़ी सामान्य चुनौतियां कौन सी हैं, तो हम बोलेंगे आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। यू नेम द प्रॉब्लम, यू फाइंड इट इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी वो सभी चुनौतियां हैं जिन्हें हम कभी भी एनालिस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बाहर से आए रहे शरणार्थियों के खिलाफ जो असंतोष है वो क्षेत्रवाद को जन्म देता है। यहां पर अपनी पुरानी विरासत को वापस पाने और अपने स्वतंत्र राष्ट्र के सपने को पूरा करने की जो लड़ाई है वो अलगाववाद को जन्म देती है। यहां की जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, जहां जनजातियां अपनी स्वतंत्र पहचान या अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मतलब भारत के अंदर अलग राज्य निर्माण की लड़ाई को जन्म देती हैं। यहां पर अपने जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर बड़े राज्य का निर्माण जैसे नागालैंड करना चाहता है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अलगाववाद की समस्या को जन्म देता है। यहां बांग्लादेशी मुसलमानों के आने से, ठीक, मुसलमान और मिशनरी के प्रभाव से क्रिश्चियनिटी होने से हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, और अब क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, ये तीन धर्मों का ट्रायंगल बना लेना, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इनका आपसी विरोधाभास संप्रदायवाद को जन्म देता है। और ट्राइबल एरियाज में यहां का नक्सलिज्म जो पश्चिम बंगाल का था वो भी कुछ जगहों पर पहुंच जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोहित, तीरप, इन जिलों में देखा गया है कि अब नक्सलवाद भी प्रभाव दर्शा रहा है। बॉर्डर एरियाज होने के कारण सीमा पार आतंकवाद, सीमाओं को पार करके आतंकवादियों को प्रश्रय, तस्करी, स्पेशली ड्रग्स की तस्करी यहां बहुत गंभीर रूप से नजर आती है। ड्रग ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, वो एक गंभीर समस्या के तौर पर है यहां पर। तो ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या नजर आती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग की समस्या नजर आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या नजर आती है, मानवीय जो व्यापार है वो यहां पर नजर आ रहा है, सांस्कृतिक वस्तुओं का व्यापार दिख रहा है यहां पर। और फिर शत्रुतापूर्ण पड़ोसी यदि आपके हों, पहले ये पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी जब तक हसीना है तब तक अच्छे संबंध है, शेख हसीना जी हैं, लेकिन जैसे ही खालिदा जिया आती हैं तो फिर संबंध खराब होने लगते हैं। म्यांमार में जब तक तानाशाह आते हैं तो संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन आंग सान सू की के समय कुछ संबंध बेहतर बनते हैं। यही स्थिति, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश जैसी स्थिति कई बार भूटान के साथ भी नजर आती है, कि हालांकि भूटान भारत संरक्षित राज्य के तौर पर देखा जाता है। तो आप ये देखिए कि पड़ोसी राज्यों की स्थितियां भी यहां संकटों को जन्म देती है। लेकिन यदि उत्तर पूर्व की चुनौतियों में यदि सरल भाषा में उनको वर्णित करें, पहला वाद है। वाद मतलब आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, 5 समस्या हो गई।
वाद के बाद दूसरा तस्करी है। तस्करी कौन कौन सी? मादक द्रव्यों की तस्करी, ठीक है, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तीसरी माफिया प्रॉब्लम है। ये रिसोर्स रिच एरिया है तो यहां माइनिंग माफिया है, ये फॉरेस्ट रिच एरिया है तो यहां फॉरेस्ट माफिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ी बहुत बड़ी सारी प्रॉब्लम, तो खनन माफिया, वन माफिया, वन्य जीव से जुड़ा माफिया, ये सब यहां पर कार्य करता है। ये बहुत बड़ी, ठीक है ना, गौ तस्करी का यहां पर बहुत बड़ा केंद्र है जो संकट का कारण बनता है। तो वाद हो गया, तस्करी हो गई, माफिया हो गया। चौथा, ये आर्थिक अपराधों का केंद्र भी बन रहा है। आर्थिक अपराध मतलब फॉरेन इंड्यूस करेंसी नोट्स, नकली नोटों का दिखाई देता है। और यहां से रोहिंग्याओं के प्रभाव से और बांग्लादेशी कट्टरपंथ के प्रभाव से यहां इस्लामिक टेरर की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। यानी सरल भाषा में कहें कि भारत की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े जितने भी आयाम हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ऑल द डायमेंशंस रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आर मोर और लेस फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये प्रश्न भी बन सकता है, ये आपका एक कंक्लूजन जैसा भी हो सकता है। जितनी भी सुरक्षा, यू थिंक द प्रॉब्लम, यू विल फाइंड इट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हर समस्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखाई देती है और इन्हें ही हम सामान्य चुनौतियों के तौर पर देखते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि भाई ये चुनौतियां यहां क्यों नजर आती हैं? ऐसा क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट बेवफा हो गया? ऐसा क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट इतने सालों के बाद भी हमसे जुड़ नहीं पाया? तो कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो कारण हम खोजने की कोशिश करते हैं वो कारण हमें हर संदर्भ में दिखते हैं। वो भौगोलिक हैं, वो ऐतिहासिक हैं, वो सांस्कृतिक हैं, वो राजनीतिक हैं, प्रशासनिक हैं। सो लेट अस ट्राई एंड डिफाइन द रीजन वन बाय वन दैट रिलेट्स टू द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। एक एक करके चलिए उन चुनौतियों को देखते हैं या उन कारणों को देखते हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों में समस्याओं को या संकटों को जन्म देते हैं। आई विल फर्स्ट डिस्कस ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स को देखना है तो हमें नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को समझना पड़ेगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को यदि आप देखें तो मैं 4-5 शब्द बोल रहा हूं जिससे आपको कहानी स्पष्ट हो जाएगी। पहला, उत्तर पूर्व के राज्य लगभग लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, दे आर बाउंड्री स्टेट्स, सीमावर्ती हैं, ठीक है, लैंडलॉक्ड हैं तो वहां पर संकट मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा ठीक है, बहुत सारे इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय, भाई अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तो हैं, अंतरराज्यीय सीमाएं भी जब होती हैं तो आसानी से लोग यहां से वहां शिफ्ट हो जाते हैं। सो दे हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज, दे हैव वेरियस इंटर स्टेट बाउंड्रीज, ठीक। ये राज्य कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को धारण करते हैं। जटिल भूगोल का मतलब है यहां जंगल हैं, यहां पहाड़ हैं, ठीक है, यहां घनघोर वर्षा होती है, तो यहां भी बहुत जटिल है, ठीक है। फिर अगले संकट के तौर पर यदि हम भौगोलिक तौर पर इनसे बात करें, ठीक, तो जो पर्वतीय टेरेन है, ठीक है ना, ये पर्वतीय विभाजन इन्हें बाधित करता है क्योंकि कई जगह घाटियां हैं, कई जगह पर्वत हैं, तो पर्वतीय जीवन शैली घाटियों की जीवन शैली से बिल्कुल क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यदि आप हमारे राज्यों को देखें तो जनरली या तो प्लेन स्टेट्स हैं, प्लेट्यू स्टेट्स हैं, या हिली स्टेट्स हैं। यहाँ लेकिन दोनों स्थितियां दिखती हैं। चाहे मणिपुर हो, वहां घाट वैली भी है और हिल्स भी है, चाहे असम हो, वैली भी है और हिल्स भी है, तो ये भी इनकी ज्योग्राफी को डिफिकल्ट बनाता है, ठीक है। अब इन सारी स्थितियों के कारण यहां सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इन सबसे परे मैं 2 कारणों को केंद्र में रखूंगा। पहला कारण है चिकन नेक, ये मैं आपको समझाता हूं क्या है,
और दूसरा कारण है गोल्डन ट्रायंगल से संबद्धता। अब देखिए क्या है चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्व तक पहुंच का एक मार्ग है। ये देखिए ये वाला एरिया, सिलीगुड़ी यहां पर वेस्ट बंगाल में जगह है। ये 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। सिर्फ कितने किलोमीटर चौड़ी? 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जिससे होकर ही उत्तर पूर्व में प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट तक जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भारत के शत्रु हमेशा यह मानते हैं कि यदि इस चिकन नेक को काट दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से अलग किया जा सकता है। जब 1971 में हमने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का निर्माण किया था, तब से पाकिस्तान की नजर इस चिकन नेक पर है कि आपने हमारा एक हाथ काटा, अब हम आपकी गर्दन या हाथ काटेंगे। हमारी गर्दन के तौर पर वो किसको देखता है? कश्मीर को। और हमारे एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर वो किसको देखता है? नॉर्थ ईस्ट को। और इसीलिए पाकिस्तान आईएसआई की नजर इस पर हमेशा रहती है। ये वो जगह है डोकलाम, आपने सुना होगा चीन एग्रेशन करता है। तो डोकलाम में चीन की रुचि क्यों है? क्योंकि यहां बैठकर वो चिकन नेक को कंट्रोल करने की स्थिति में या डिस्टर्ब करने की स्थिति में आ सकता है। इसीलिए ये जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी गलियारा है, ये राष्ट्र निर्माण के बाद हमको मिला एक ऐसा भूगोल है जो हमारी सुरक्षा चिंताओं को बहुत बढ़ा देता है। इससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक प्रवेश बाधित हो जाता है, और प्रवेश कर भी गए तो फिर बाकी जटिल भूगोल का संकट होता है। आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अभी आजाद हिंद फौज पर एक वेब सीरीज आई है जिसमें बताया गया था कि यहां पर कितना, ठीक है, फॉरगेटन आर्मी, आई थिंक फॉरगॉटन आर्मी वाज द नेम, जिसमें बताया गया था कि यहाँ बरसात के समय पे जब वो युद्ध करने चले जाते हैं तो कितने संकटों का सामना करना पड़ता है। बीमारियों का संकट है, महामारियों का संकट है। तो ये जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी गलियारा है, ये नॉर्थ ईस्ट की विकास में सबसे बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने आया है, ऐसा सामरिक विशेषज्ञों का मानना है। अब देखिए, यहां के अलावा यदि नॉर्थ ईस्ट जाना है तो एक रास्ता है ये कि आपको बांग्लादेश के रास्ते पैसेज मिले, वो चाहे यहां जाने। जैसे अभी कलकत्ता अगरतला बांग्लादेश से होकर एक हाईवे बनाया जा रहा है, और ये जो कलकत्ता अगरतला हाईवे है, ठीक, इसकी अनुमति मिल गई है। ये बांग्लादेश में अकूरा से होकर जाएगा। अगरतला मतलब ये त्रिपुरा की राजधानी कहां तक जाएगा? अगरतला तक। तो कलकत्ता अगरतला हाईवे जो अकूरा से होकर जा रहा है, ये अब नॉर्थ ईस्ट तक एक लैंड पहुंच को सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही एक दूसरा मार्ग बनाया जा रहा है, कलकत्ता से हुगली के रास्ते जाके, फिर यहां से आप सी के रास्ते जाके, फिर यहां पर आप बर्मा के एक पोर्ट तक पहुंचेंगे। ये बर्मा है मान लीजिए, उस पोर्ट का नाम है सितवे। उसके बाद एक नदी के थ्रू जाएंगे आप, जिस नदी का नाम है कलादान। तो इसे कहा जा रहा है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट फैसिलिटी। भारत बहुत भारी निवेश इसके अंतर्गत करने वाला है। इसके अंतर्गत मल्टी मोड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नदी रहेगी, फिर समुद्र रहेगा, फिर ये सितवे पत्तन से जाएंगे, फिर नदी के द्वारा जाएंगे, फिर एक हाईवे हमको मिजोरम तक लेकर जाएगा। तो ये दो रास्ते हमने खोजे हैं इस चिकन नेक के संकट को दूर करने के लिए। एक हमने कहा अभी बांग्लादेश के रास्ते कलकत्ता अकूरा अगरतला राजमार्ग है, और एक दूसरा कलादान मल्टी मोडल फैसिलिटी है या मल्टी मोड ट्रांजिट फैसिलिटी है, जिसमें समुद्र के रास्ते आकर हम जाएंगे। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। यदि सामान्य तौर पर यहां से मिजोरम जाना है तो लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर का रास्ता है। ये बांग्लादेश वाला जो मामला है, ये 1599 किलोमीटर की दूरी को 499 में बदल देगा, 1590 को 499 में। और इसी प्रकार ये वाला रास्ता भी लगभग 600-700 किलोमीटर तक ही होगा, 350 करीब सी है, और उसके बाद 150 यहाँ से सितवे से कलादान, और यहाँ से फिर हाईवे के तौर पर है। तो आप सोच के देखिए, इसको आगे मैंने विस्तार से समझाया भी है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये समझिए कि ये जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है चिकन नेक की, इसको समाधान करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं।
चिकन नेक के बाद जो दूसरी समस्या है, ये आप शायद परिचित भी हों, वो ये कही जाती है कि ये वाला जो इलाका है मिजोरम से जुड़ा हुआ, ये एक गोल्डन ट्रायंगल को जन्म देता है, स्वर्णिम त्रिभुज। इस गोल्डन ट्रायंगल में बर्मा आता है। इसको हम मिटाकर बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इस गोल्डन ट्रायंगल में स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत बर्मा, थाईलैंड और लाओस, ये 3 देश आते हैं। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। और भारत का ये वाला जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर हम मानते हैं गोल्डन क्रीसेंट है, स्वर्णिम अर्धचंद्र है, क्रीसेंट यानी अर्धचंद्र। और इसमें हम ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, गोल्डन क्रीसेंट या स्वर्णिम अर्धचंद्र में हम ईरान, अफगानिस्तान और किसको देखते हैं? पाकिस्तान को देखते हैं। अब यह कहा जाता है कि ये जो स्वर्णिम अर्धचंद्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है और हथियार का बाजार है। यहां खुले तौर पर आप चले जाइए, पश्चिमी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और आगे अफगानिस्तान में हथियार मिलेंगे। और ये जो इलाका है ट्रायंगल वाला, ये दुनिया में सबसे बड़ा हथियार का प्रोड्यूसर है। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां यहां पर बना रही हैं। और ड्रग्स का बाजार है। हालांकि दोनों उत्पादक भी हैं, बाजार भी हैं। तो यहां हथियारों का उत्पादन भी होता है और ड्रग्स का भी। यहां भी हथियारों का भी उत्पादन होता है, ड्रग्स का भी। लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से मैं ये बोल रहा हूं कि यहां हथियार बिकते हैं और अफीम यानी ड्रग्स बनते हैं। यहां पर हथियार बनते हैं और क्या बिकता है? ड्रग्स बिकता है। अब इन दोनों के बीच संपर्क का माध्यम कौन है? भारत। तो भाई यहां से ड्रग्स आए, यहां से वेपन गए, तोड़ता पंजाब फूटता भारत। तो ये जो भारत की ज्योग्राफिक लोकेशन है, भौगोलिक अवस्थिति है, ये भारत के लिए संकट पैदा कर रही है सुरक्षा का। क्योंकि इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन किसके बीच? क्रीसेंट के बीच ये संकट पैदा हो रहा है। भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग भारी पैमाने पर हो रही है और ड्रग्स एंड आर्म्स आर द बेसिस ऑफ टेरर। हमारे पूर्व सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन जी ने यह स्पष्ट कहा था, भारत में ड्रग्स एंड आर्म्स से आया पैसा रियल एस्टेट और बॉलीवुड जैसे क्षेत्रों में कई गुना बढ़ रहा है और फिर यही पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पोषित करने के लिए, ठीक है, प्रश्रय देने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और इसलिए रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर यहां आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का भूगोल ही नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियों का कारण है या भारत की भौगोलिक अवस्थिति नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देती है? तो आशा है कि अब भूगोल से जुड़ा कोई बात होगी तो आप बता पाएंगे। ठीक, अब भूगोल हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि दूसरा कारण ऐसा क्या है जो सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देता है, यानी कोई अन्य कारण जिसके कारण सुरक्षा चुनौतियां जन्म लेती हैं। तो भौगोलिक के बाद जो दूसरा कारण है उसे मैं ऐतिहासिक मानता हूं, हिस्टोरिकल। और देखिए हिस्टोरिकल में क्या क्या कारण हो सकते हैं। हिस्टोरिकल में पहला कारण है ब्रिटिश नीति। हिस्टोरिकल में दूसरा कारण है, ब्रिटिश पॉलिसी के बाद जो दूसरा कारण बनेगा वो है राज्य पुनर्गठन में देरी। तीसरा कारण है रियासतों की ऐतिहासिक विरासत, हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों की ऐतिहासिक विरासत एक कारण के तौर पर देखी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट, शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों
के दावे, द क्लेम्स ऑफ हॉस्टाइल एनिमीज, ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, फिर ऐतिहासिक में ही ये शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों में चीन भी आ सकता है, बर्मा भी आ सकता है, ठीक, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया वो भी आ सकता है। ठीक, तो ये वो ऐतिहासिक कारण हैं जिनके कारण नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग हुआ। मैं एक एक करके बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अंग्रेजों की नीतियों के दो आधार थे जो ट्राइबल पॉलिसी के अंतर्गत दिखते थे। एक को कहते थे पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके तहत वो क्षेत्रों को जीतकर अपने में मिला लेते थे, और एक को कहते थे पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। अंग्रेजों ने बहुत सोचे समझे तरीके से भारत के इस हिस्से के लिए तो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन को लागू किया, जहां ज्यादातर रियासतों को ज्यादा ब्रिटिश प्रांतों में बदल दिया गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अंग्रेजों की नीति इंटीग्रेशन की नहीं, आइसोलेशन की रही। इसे पृथकीकरण की नीति कहते थे। इस नीति के पीछे अंग्रेजों ने दो तर्क दिए। पहला, इसके माध्यम से हम जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना चाहते हैं, हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन व्यवहारिक कारण यह था, जो ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज तो हमेशा मैनिपुलेटेड तरीके से बात करते थे। जैसे उन्होंने कहा बंगाल इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि बंगाल बड़ा है, जबकि सच क्या था आप जानते हैं। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा कि वी वांट टू गिव देम प्रोटेक्शन, वी डोंट वांट टू इंटरफियर इन देयर इंटरनल मैटर्स, वी वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर। बट द मैटर ऑफ फैक्ट वाज, लेकिन सच्चाई जो थी वो ये थी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उत्तर पूर्व के राज्यों का भारत के अन्य हिस्सों के साथ प्रभावी जुड़ाव स्थापित हो, क्योंकि कहीं ये जुड़ाव स्थापित हो गया तो एक नया क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएगा और अंग्रेजों के लिए चुनौती देने लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उत्तर पूर्व के राज्यों को इस ढंग से प्रशासित किया जाए कि वहां असंतोष, विद्रोह, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण जैसी भावनाएं प्रबल ना हो सके। ये पहला कारण था। दूसरा, अंग्रेजों की सोच ये थी कि हमें यदि इस क्षेत्र के संसाधनों को खुद दोहना है, फॉरेस्ट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, टी बागान है, तो यदि हमने मेनलैंड के साथ एक्सेसिबिलिटी कर दी तो इन क्षेत्रों के व्यापारी जाकर, भारतीय व्यापारी जाकर लाभ कमाएंगे, जबकि वो तो चाहते थे कि ब्रिटिश प्लांटेशनर्स और इंग्लैंड को फायदा मिले। इन दोनों कारणों से उन्होंने इन क्षेत्रों में पृथकीकरण की नीति अपनाई, जिस नीति के तहत उन्होंने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण तो किया, लेकिन नियंत्रण करने के बाद भी क्षेत्रीय कबीलों को पृथक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासन करने की अनुमति देते रहे। चाहे वो नागा क्षेत्र हो, चाहे मणि क्षेत्र हो, चाहे मिजोरम के क्षेत्र हो, वहां की रियासतों को, राजाओं को या क्षेत्रीय कबीलों को उन्होंने ऑटोनोमस काउंसिल, जो आज भी होती हैं, ये प्रदान करके रखी, जिसका मूल भाव ये था कि हम आपसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भले ही कर लें, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल तरीके से आप पर कोई प्रभाव डालना नहीं चाहते हैं। आप अपने तरीके से शासन करिए और अपने तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अंग्रेजों की इसी सोची समझी रणनीति के तहत नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश काल में भारत का हिस्सा तो बना, लेकिन भारत से दिल से जुड़ नहीं सका। और यही कारण है कि आजादी के बाद भारत के जिन क्षेत्रों में भारत के साथ ना रहने की सबसे प्रबल मांग उठी, उनमें से एक क्या था? नॉर्थ ईस्ट था। वहां की हर रियासत अपने स्वतंत्र अस्तित्व को चाहती थी, चाहे नागा हो, मणि हो, त्रिपुरी हो, अहोम हो, कोई भी स्टेट हो। राज्य पुनर्गठन की जो मैंने आपको कहानी बताई है, उसमें आप देख ही रहे हैं कि राज्यों को उनकी इच्छा के विरुद्ध असमिया पहचान थोपने की कोशिश की गई और असम राज्य के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। और हर राज्य को उसकी सांस्कृतिक पहचान देने में हमने 47 से 87 40 साल लगा दिए। और इन 40 सालों में उन राज्यों में अपनी सांस्कृतिक दोहन को लेकर या सांस्कृतिक आक्रमण को लेकर कितनी कुंठा रही होगी, आप इस बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। रियासतों की ऐतिहासिक विरासत की जहां तक बात है, तो मैंने कहा कि असम में अहोम रियासत थी, मणिपुर में माइती रियासत थी, त्रिपुरा में त्रिपुरी रियासत थी, फिर मणिका रियासत थी, नागा रियासत थी। हर रियासत अपने आप को एक स्वतंत्र
पहचान से जोड़कर देखना चाहती थी, इसलिए आजादी के बाद उन्होंने हर राज्य में आप देखेंगे एक संगठन बनेगा, आगे हम देखेंगे, जो विलय को गलत मानेगा और वो कहेगा कि हमको अलग देश बनना है। शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के दावे में चीनी दावे सबसे मुखर है। चीन ये कहता है कि मैकमोहन लाइन जो 1314 में बनी वो तिब्बत के राजा को दबाव में रखकर बनाई गई, हम उस रेखा का सम्मान नहीं करते। स्वतंत्र भारत और कम्युनिस्ट चीन के बीच कभी सीमा रेखा का निर्धारण हुआ ही नहीं, और इसी आधार पर वो अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर हमारा अपना दावा जताता है। और सिक्किम जो 1890 में ब्रिटिश चीन समझौते के तहत भारत संरक्षित राज्य बना था, वो उसको भी नहीं मानता है। वो कहता है तब भी ब्रिटिश भारत ने दबाव डालकर हमसे समझौता किया था, आज हम उस समझौते को नहीं मानते हैं। इस तरीके से इन सेवन सिस्टर्स में अरुणाचल को लेकर हो या सिक्किम को लेकर हो, चीन अपने दावे जताता रहता है। ये भी भारत की सुरक्षा चुनौती के प्रति के संदर्भ में एक बड़ा कारण है। तो आपसे एक अलग से संदर्भ पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर पूर्व के संकट के पीछे उसका इतिहास है, क्वेश्चन बन गया। Whether the problems of Northeast are due to its history, तो आप इन 4 बिंदुओं को उठाइए और उसको एलैबोरेट कर दीजिए, ये ऐतिहासिक कारण हो जाएंगे। ऐतिहासिक के बाद जिस तीसरे कारण पर हम चर्चा करेंगे वो सांस्कृतिक कारण है, कल्चरल, ठीक है। और सांस्कृतिक कारण पर जब बात की जाएगी तो इसे वर्तमान समय में एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसे सांस्कृतिक विलगता, कल्चरल आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों को यह निराशा है कि उनकी संस्कृति को भारत की मूल संस्कृति में वह स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। उन्हें भारत की आर्यन द्रविडियन संस्कृति से अलग एक मंगोलाइड संस्कृति के तौर पर देखा जाता है और उसे मूल संस्कृति में असिमिलेट करने की कोशिश नहीं की जाती है। भारत या तो आर्यन पहचान दिखाता है या दक्षिण में द्रविडियन पहचान दिखाता है। मंगोलाइड पहचान को कहीं दोयम दर्जे के तौर पर रख दिया गया है। इन राज्यों का आरोप है कि चाहे उनका इतिहास हो, चाहे उनका साहित्य हो, चाहे उसकी कला हो, चाहे उनकी संस्कृति हो, उसे भारत में सम्मान और स्थान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आप देखिए, हमने जब 8वीं अनुसूची का विस्तार किया तो हमने समय समय पर यहाँ की भाषाओं को भी समाहित करने की कोशिश की, ठीक। जैसे नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, तो उसमें मणिपुरी भाषा थी। फिर बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, तो बोडो भाषा यहाँ की थी। तो भाषाई पहचान बहुत मुखर पहचान होती है। लेकिन जहां पर 400 से ज्यादा जनजातियां और 4000 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हों और हर 2 किलोमीटर में संस्कृति बदल रही हो, सारी संस्कृति को मूल संस्कृति में समाहित करना कितना कठिन काम है, या उस स्वर देना। उनका यह भी आरोप है कि हमें या हमारे लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, परंपराओं और त्योहारों के आधार पर उपहास का पात्र बनाया जाता है। जैसे एक आ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चीनी लोगों की तरह कुछ भी खा लेते हैं। अभी कोविड के दौर में ये बातें बहुत मुखर होकर निकलती हैं, ठीक। दे कैन ईट डॉग्स ऑल्सो, दे जनरली ईट बीफ। और हमारे यहाँ बीफ का मामला आपको पता होगा कि गोवा के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीफ बैन नहीं है, ठीक है। तो वो इस कारण से उनको अलग देखा जाता है। वो ये कहते हैं कि हमें हमारे रंग रूप के आधार पर इस ढंग से ट्रीट किया जाता है कि हम नॉर्मल नहीं हैं या हम इंडियंस की तरह नहीं दिखते हैं, बल्कि हमें विश्वास दिलाया जाता है कि यू लुक अलाइक मोर लाइक चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन पीपल। तो जब भारत की मुख्य धारा में हमें भारतीय की तरह देखा ही नहीं जाता तो हम भारतीय कैसे बने? टेक द एग्जाम्पल ऑफ बाईचुंग भूटिया, मैरी कॉम। उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि भारत में खेलों के अंतर्गत हमारे यहाँ असीम प्रतिभाएं हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के समय हमारे साथ भेदभाव होता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के खिलाड़ी हमारे साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, या मेन इंडिया स्ट्रीम में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं होता है। ऐसा क्यों कहना पड़ा कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो लोग हैं उन्हें भारत में नस्लीय
शब्दों का शिकार होना पड़ता है। यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड कॉल्ड चिंकी विच इज वेरी अब्यूजिव वर्ड, पर ठीक है, या फिर साहब जी बोल देना, चौकीदार बोल देना, ये ठीक नहीं है। नेपाली पहचान को नॉर्थ ईस्टर्न पहचान से जोड़ देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसके अलावा क्या कारण है कि हमारे फैशन जगत में, हमारी मीडिया में, हमारी फिल्मों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एज एन रिप्रेजेंटेटिव या एज एन एक्टर एक्ट्रेस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? When we can accept anyone with average looks in southern movies, I don't want to mention the name, and when we have normal looking people working in वो हमारा एक है ना Chollywood, Lollywood, Tollywood, even in Bollywood now, then why the people of Northeast are neglected in this regard? उनको क्यों हटाया गया है? और ये सारी बातें जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में आती हैं तो एक असंतोष स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। और यही कारण है कि यदि कश्मीर के अलावा किसी और राज्य में जाकर आप ये सुने कि इंडियन आया है तो वो एरिया नॉर्थ ईस्ट का होगा, और इसमें आपको अजीब लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हमने दिल से जोड़ा ही नहीं वो क्यों हमारे खिलाफ विद्वेष या विद्रोह की भावना नहीं रखेगा? तो ये संकट का कारण है जिसे हम सांस्कृतिक विलगता या सांस्कृतिक अनदेखी के तौर पर देखते हैं। और इसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप हर 10-15 दिन में सुनते हैं कि दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, देश भर में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर नस्लीय हमले हुए, उनके साथ मारपीट हुई, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो यदि ये भावना है तो ये निश्चित तौर पर संकट की या चिंता की बात है। ये बात समझिए कि मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट्स में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जैसे दिखने वाले और हमारे जैसे नाम वाले लोग ही नॉर्मल हैं, और जिनके नाम संबोधन में कुछ अलग हैं या जिनके लुक्स हमसे कुछ अलग हैं वो नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल हैं, दे डोंट लुक अलाइक इंडियन। इस तरीके की सोच जो है वो भारत को तोड़ने वाली सोच है, जिससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 2003 में कोहिमा में एक भाषण दिया था, जो नॉर्थ ईस्ट में माइलस्टोन भाषण माना जाता है, और जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहां आपके विकास की बात करने नहीं आया हूं, आपके साथ भारत के विकास की बात करने आया हूं, और उन्हें भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। यदि ये भाव हम रखेंगे तब नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये हुई इनसे जुड़ी सांस्कृतिक विलगता की समस्या। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की सामान्य चुनौतियों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, ये 3 कारण सबसे मुखर माने जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इनके अलावा भी 2 ऐसे कारण हैं जो उत्तर पूर्व के संकट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है आर्थिक या विकासात्मक वंचना, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल डेप्रिवेशन, और दूसरा है राजनीतिक और प्रशासनिक अनदेखी। ठीक है, आर्थिक या विकासात्मक वंचना हमेशा उग्रवाद का कारण बनती है, इस बारे में ज्यादा उसकी बात नहीं है। यदि किसी क्षेत्र के संसाधनों का दोहन किया जाएगा और उसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को नहीं दिया जाएगा तो उस क्षेत्र के लोगों में एक नाराजगी स्वाभाविक है। उत्तर पूर्व के राज्य संसाधन संपन्न विपन्न राज्य माने जाते हैं, रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन डेस्टिनी। आप किसी भी राज्य को ले लो, असम ऑयल एंड नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, ठीक, चाय बागान के लिए विख्यात है। मणिपुर हाइड्रल पावर पोटेंशियल, ऑयल एंड नेचुरल गैस की पोटेंशियल के विख्यात है। आप किसी भी राज्य की बात करेंगे, मेघालय बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में रिसोर्स तो हैं, जनसंख्या बहुत सीमित है। तो इतने सारे संसाधन होने के बाद भी ये देखा गया के संसाधनों से भारत के अन्य भागों को भले ही लाभ पहुंचाया गया हो। असम का तेल निकालकर बरौनी, ठीक है, असम के तेल बागानों का हेडक्वार्टर हमने कहा पश्चिम बंगाल में बना दिया। असम के जूट उत्पादन का ज्यादा लाभ वेस्ट बंगाल को मिलने लगा। यानी बहुत बार ऐसा देखा गया कि उत्तर पूर्व के संसाधनों पर वहां के लोगों को अधिकार नहीं मिला। फिर
दूसरा संकट इस बात से पैदा हुआ कि विकास के अवसर थे, उन अवसरों को स्थानीय लोगों ने नहीं बनाया, बाहर से लोग आकर, और बाहर से मतलब विशेषकर बिहार और बंगाल के क्षेत्रों से लोगों ने आकर यहां पर प्लांटेशन बागों पर कब्जा कर लिया, यहां के फॉरेस्ट इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया, यहां ऑयल एंड नेचुरल गैस या माइनिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया, यहां के अन्य उद्योगों को प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर स्थितियां ये बनी कि लोकल लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आया। फिर वही बात, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंटरनल ड्रेन ऑफ वेल्थ देखी गई कि नॉर्थ ईस्ट का पैसा नॉर्थ ईस्ट से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। और आखिरी स्तर पर यदि वही आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जाएगी, विकास के नाम पर उनका विस्थापन किया जाएगा, उन्हें उनकी जड़ों से काटा जाएगा, तो भी एक नाराजगी होना स्वाभाविक है। यह माना जा सकता है कि उत्तर पूर्व का भूगोल जटिल है, लेकिन क्या इतना जटिल है कि जब तिब्बत के रिमोट एरिया तक चीन सड़क बना सकता है, तो आज आजादी के इतने सालों के बाद भी हम नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी को रेल लिंक से जोड़ नहीं पाए, नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी में हवाई अड्डा नहीं बना पाए, नॉर्थ ईस्ट के हर क्षेत्र को रोड कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पाए। वहां से बिजली की समस्या, सड़क, बिजली, संचार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर तरीके से समस्या है। तो ये पूछा तो जाएगा ना कि आप आर्थिक सामाजिक विकास में हमें इतना पिछड़ा क्यों रहना पड़ा, जबकि पैकेजेस तो बहुत दिए गए हमको। वो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण में हम पीछे क्यों हैं। वो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुविधाओं में हम पीछे क्यों हैं, सामुदायिक सुविधाएं हमारे यहाँ प्रभावी क्यों नहीं है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी क्यों गारंटेड नहीं है, हमारी फूड सिक्योरिटी क्यों गारंटेड नहीं है। और इसके अलावा विकासात्मक वंचना का एक सामाजिक पहलू भी होता है, जहां यह पूछा जाता है कि स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, इन सब में हमारे यहाँ संकट क्यों है। यदि आप देखें तो यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज, अब जाकर आईआईटीज, आईआईएम खोले जा रहे हैं, अब जाकर यहाँ हाईकोर्ट की स्थापना की गई है, एक से ज्यादा हाईकोर्ट बना, 3 हाईकोर्ट 2012 में, तो हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। तो यहाँ संस्थागत पिछड़ापन है, ठीक है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर हो, यहाँ कैपिटल मार्केट से जुड़ी बातें हों, या यहाँ पर स्कूल अस्पताल से जुड़ी बातें हों, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल, हर तरीके से ये क्षेत्र विकासात्मक वंचना से जूझता है, जो नाराजगी का कारण बनता है। इसके अलावा इतनी सीमित जनसंख्या को भी हम स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दे पाते, और नॉर्थ ईस्ट के पढ़े लिखे लोगों को पलायन करना पड़ता है अन्य हिस्सों में जाकर काम करने के लिए। मतलब यहाँ पलायन की समस्या भी ये दिखाती है कि वो अपनी जड़ों से कटकर अन्य जगहों पर जाते हैं, जहां उन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार भी सहना पड़ता है। तो ये दुख का कारण तो है। राजनीतिक और प्रशासनिक अनदेखी को आप सरल उदाहरणों से समझ सकते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों की, असम को छोड़ दें तो टोटल सीटें इतनी भी नहीं होती कि किसी मुख्य धारा के राज्य की किसी क्षेत्र की। अधिकांश राज्यों को 1 या 2 लोकसभा की सीट दी गई है, राज्यसभा की सीट दी गई है, ठीक है। इन क्षेत्रों, इसके कारण इनका राजनीतिक प्रभाव, रसूख कम हो जाता है। वरना अमेरिका जैसे देशों में तो आप देखते हैं, राज्य बड़ा हो चाहे छोटा, वहां की सीनेट में हर राज्य को 2 सीटें। तो ये आइडियल फेडरलिज्म के तो खिलाफ है ना पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स में, कि भाई आप, फिर वही बात है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उनकी राजनीतिक महत्व भी ज्यादा होगा, तो फिर इससे अच्छा तो जनसंख्या बढ़ा ही ली जाए। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को यह लगता है कि वहां लोकल लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जाता। यदि वहां पर कोई बड़ा नेता आता भी है तो वो दिल्ली से पैराशूट से उतारा जाता है। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो संपन्न घरानों के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट में तो रहते ही नहीं, क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी डेवलप नहीं है। तो वो दिल्ली में बड़े बड़े फार्म हाउसेज में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और रिमोट की तरह नॉर्थ ईस्ट को क्या करते हैं, रूल करते हैं। और यदि नॉर्थ ईस्ट में नेता की जरूरत पड़ी तो यहां से पैराशूट मुख्यमंत्री भेज दिए जाते हैं, जैसे मणिपुर में घी सिंह भेजे गए। अब जाकर कुछ लोकल लीडर्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट वहां पर कांग्रेस के पतन का मूल कारण यही रहा कि कांग्रेस वहां पैराशूट पॉलिटिक्स करती रही, और अब एक लोकल लीडर ने वहां पर रिवाइव किया है नॉर्थ ईस्ट को, और नॉर्थ ईस्ट में हमारी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को, जिसके पीछे लोकल लीडरशिप को प्रमोट करना है। क्या कारण है कि वहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने की स्थितियां नहीं बनती?
लोकसभा स्पीकर में हम संगमा का नाम देते हैं? क्या कारण है संगमा रिजिजू के अलावा नाम खोजना मुश्किल हो जाता है? क्या कारण है वहां के मुख्यमंत्रियों के नाम बच्चों को कक्षा 3 से 5 तक याद करवाने पड़ते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम स्टेट के नाम वो उनको अपने आप याद हो जाते हैं, यानी उनको पॉलिटिकल वैल्यू उतनी नहीं दी जाती है। ठीक। और सबसे बड़ा संकट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को सुलझाने के लिए हमारे राजनेताओं ने पैकेज पॉलिटिक्स को आधार बनाया है। पैकेज पॉलिटिक्स मतलब नॉर्थ ईस्ट गए चुनाव के समय कितना दूं, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़। अरे भाई आप कहां से दोगे? ये तो जनता के टैक्स का पैसा है। और ये जो 5000 करोड़ आपने दिया भी कभी पूछा कि वो जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्योंकि हमारे तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचता है। वर्तमान कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 30 पैसे पहुंच रहा होगा। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार से प्रेरित है प्रशासनिक शून्यता। वहां प्रशासनिक संरचनाओं का अभाव है, प्रशासनिक दूरी है, जनता की प्रशासनिक संगठनों तक पहुंच नहीं है, सरकारी कार्यालयों का अभाव है, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, सर्टिफिकेट जारी करवाना हो या सरकार के कार्यालयों में जाकर कुछ काम करवाना हो, इतनी दूर तक जाना जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इतना मुश्किल है कि कितनी कठिनाई का काम होगा। तो जब तक ई गवर्नेंस जैसे उपाय यहां नहीं लाए जाएंगे, 24/7 365 सरकार का हाथ आपके साथ, तब तक कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? तो हमें वास्तव में सबका साथ सबका विकास राजनीति में सुनिश्चित करना होगा और अच्छे दिन यानी गुड गवर्नेंस प्रशासन में लाने होंगे, तब नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी दूर होगी। और इन सब आयामों से परे, अब हमने 5 आयामों पर बात कर ली। हमने पहली बात की भौगोलिक, दूसरी बात की ऐतिहासिक, तीसरी बात की सांस्कृतिक, चौथी बात की आर्थिक, 5वीं बात की राजनीतिक प्रशासनिक, और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात इनके बारे में की जानी चाहिए वो सामरिक है। और सामरिक का कुछ हिस्सा भौगोलिक से जुड़ा है। सामरिक मतलब सुरक्षात्मक। और आप ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सामरिक चुनौतियां इसलिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से सीमा पार आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरपंथ, ठीक, अवैध शरणार्थी, अवैध तस्करी जैसी समस्याएं लगातार उभर कर सामने आ रही हैं या जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे चकमा शरणार्थियों का दबाव हो, चाहे रोहिंग्या शरणार्थियों का दबाव हो, शरणार्थी हमेशा एक बड़ा संकट माने जाते हैं। यह देखा गया है कि यहां नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि उत्तर पूर्व के राज्यों में बिहार, बंगाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश, ये सबसे बड़ा है। यानी 5B से शरणार्थी आते हैं मेनली। क्लियर है? और जब ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आते हैं तो वहां की संस्कृति, समाज, सत्ता, संसाधन, संस्कृति, समाज, सत्ता, संसाधन और सौहार्द को भंग कर देते हैं। यानी 5B से 5S का संकट ही शरणार्थी समस्या है, एक लाइन में आप बोल सकते हैं। कुछ बाहरी प्रवासी, कुछ आंतरिक प्रवासी। और सामरिक कारणों में सबसे बड़ी समस्या यही शरणार्थियों का संकट है। नॉर्थ ईस्ट का लगभग हर राज्य किसी ना किसी रूप में माइग्रेंट प्रॉब्लम या इलीगल इमिग्रेंट प्रॉब्लम, शरणार्थियों की समस्या से ग्रसित है। और हाल के वर्षों में जब ये CAA, NRC वगैरह की बात हो रही है तो यही शरणार्थी आगे चलकर संकट का अलग अलग तरीकों से कारण बन रहे हैं, जो हम हर राज्य की केस स्टडी के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि सामरिक कारणों में ही गोल्डन ट्रायंगल से इसकी निकटता है, सामरिक कारणों में ही इसके एक्सिस की चिकन नेक के साथ सीमितता है। ठीक, सामरिक कारणों के अंतर्गत ही इस बात को बताया जाता है कि यहां रोहिंग्याज का जो दबाव है वो एक समस्या का कारण है। और सामरिक समस्या के अंतर्गत भी यहां चीन नेपाल प्रेरित माओवाद का संकट बहुत गंभीर तौर पर देखा जा रहा है। तो मेरे विचार से सारी समस्याएं
उत्तर पूर्व के राज्यों को सामान्य रूप में चुनौतियां दे रही हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर चलेंगे, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम प्रत्येक राज्य को, एवरी स्टेट, ठीक है, एक केस स्टडी के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। हम भले ही ये कहें कि 7 सिस्टर्स की प्रॉब्लम एक जैसी है, लेकिन हर सिस्टर अपनी पहचान में, अपने स्वाभिमान में, अपने सम्मान में एक दूसरे से अलग होती है। और उसी संदर्भ में करके अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की विशिष्ट समस्याओं को केस स्टडी के अंतर्गत देखेंगे। जो पहला राज्य जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है असम। इसे पहले अहोम किंगडम से जोड़ा जाता था, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में भी, पॉलिटिकली भी आप कह सकते हैं, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो लोकसभा विधानसभा की सीट्स हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, हर दृष्टि से ये नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। और इस राज्य को यदि हम मैप वाइज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कुछ इस ढंग से बनाने की, अब एग्जैक्टली तो ये जो बीच का हिस्सा असम का बचता है वो कुछ इस तरीके का है, ये आपका। अब देखिए, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को आप इस ढंग से, ठीक है, यहां पर इसके वेस्ट बंगाल है, यहां पर इसके अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाली पट्टी में इससे नागालैंड, मणिपुर, ये स्टेट्स कनेक्ट करेंगे। नीचे इससे कनेक्ट करने वाले स्टेट्स में मेघालय है, और थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी राज्यों का भी कनेक्ट हो सकता है। यानी यदि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है तो उस लैंडलॉक्ड के रूप में कौन दिख रहा है? असम दिख रहा है, ठीक। असम मूलतः ब्रह्मपुत्र मतलब वैली एरिया है असम का, लेकिन इस वैली एरिया के किनारे यहां पर मिकिर, बार जैसी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। बाकी ब्रह्मपुत्र वैली घाटी असम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अब इस असमिया क्षेत्र में या के अंतर्गत हम ये देखें कि 1947 में इसको स्टेटहुड दिया गया, और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी सारे राज्यों को शामिल कर दिया गया। लेकिन 1947 से ही यहां पर असंतोष या समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिन पर हमने चर्चा की, ठीक। हिस्टोरिकली ये अहोम किंगडम को भारत में मिलाने के खिलाफ है, ठीक। कल्चरली असम में 35+ टाइप्स रहती हैं जो अपनी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर बहुत गंभीर हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेशी शरणार्थी चाहे वो कहीं किसी भी राज्य से आए तो सबसे ज्यादा जहां से ऊपर बसते हैं वो कौन सी जगह है? असम की है। असम की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है इन्होंने। 126 विधानसभा सीटें जो असम की हैं वहां पर ये निर्णायक स्थिति में है, डिसाइसिव स्थिति में है, चुनाव जिताने की स्थिति में है। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों का संकट बहुत गंभीर है। और 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो ये संकट और भी मुखर होकर सामने आया। इसके अलावा असम का ये मानना है कि उसके रिसोर्सेस पर उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, टी प्लांटेशंस हो, या फिर असम में इमारती लकड़ी का बड़ा कारोबार होता है तो फॉरेस्ट वुड्स हो, इन सब में असम की जो जरूरतें थी उनका ध्यान नहीं रखा गया, उसके फॉरेस्ट राइट्स को महत्व नहीं दिया गया है। टी प्लांटेशन असम में होता है, हेडक्वार्टर बंगाल में है, रॉयल्टी ज्यादा कहां चली जाती है? बंगाल चली जाती है। असम के संकट में, ठीक, गैर असमियों के द्वारा संस्कृति पर आक्रमण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गैर असमियों में ये बाहरी लोगों को लेते हैं 3B, बाहर के हैं भूटान, बर्मा, बांग्लादेशी, और 2B अंदर के हैं
बिहार और बंगाल से आए लोग। तो बिहारी, बंगाली, बांग्लादेशी, भूटानी और बर्मी, ये सारे लोगों की शरणार्थी संकटों से ये लोग जूझ रहे हैं। असम में ही राजनीतिक तुष्टीकरण की स्थितियां दिखती हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत, वोट बैंक की राजनीति के तहत बहुत सारे लोगों को ठीक आधार कार्ड से, अभी आपने देखा होगा, स्थानीय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। और यही कारण है कि अभी जब सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट को हम देख रहे हैं तो सीएए के अंतर्गत असम का 70%, असम एकमात्र स्टेट है, वैसे तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वो सीएए जो कानून है उससे एग्जेम्प्ट किया गया है, सिवाय 30% एरिया ऑफ त्रिपुरा एंड 70% एरिया ऑफ असम। और यही कारण है कि सीएए का सबसे ज्यादा विरोध कहां दिख रहा है? असम में और त्रिपुरा में दिख रहा है। तो 70% ऑफ द एरिया जो असम का है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, इसलिए यहां पर संकट दिखाई दे रहा है। यहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। ठीक, इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस भी कारण रही है। तो ये सारे कारणों से असम में संकट दिखाई देता है। अब देखिए, इन संकटों के समाधान के लिए या इन संकटों के चलते हुए यहां पर बहुत सारे टेरर आउटफिट्स बने हैं, यानी आतंकी संगठन बने हैं, और इनके द्वारा ढेर सारी क्या की गई हैं? डिमांड्स की गई हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि असम में कौन कौन से आतंकी संगठन हैं और वो किन किन मांगों से जुड़ते हैं। असम में बना जो पहला संगठन था, ठीक है, उसे आसू का नाम दिया गया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, अब इस ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने 1979 में यह मांग रखी कि असम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक होना चाहिए, विशेषकर बांग्लादेशी शरणार्थियों के प्रवेश पर। और इन्होंने कहा कि यदि ये मांग नहीं मानी गई तो हम हिंसात्मक आंदोलन करेंगे। ठीक, इस मांग को स्वीकार करते हुए 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया। 1985 असम, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि आसू जो एक प्रेशर ग्रुप था वो एजीपी में बदल गया, असम गण परिषद नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनी। और असम गण परिषद ने चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वो तब से लगातार मेन स्ट्रीम दलों के साथ मिलकर असम की सरकार से जुड़कर काम कर रही है। इसकी मूल मांग ये थी कि 1971 के बाद भारत आए बांग्लादेशी लोगों को चुनकर उन्हें वापस भेजा जाए, और यही आधार बना असम में सीएए का। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करते हैं उसके अंतर्गत, और असम में एनआरसी का भी आधार यही है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जो है। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप में यही देखा जाएगा कि 1971 के बाद कौन लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं, और उन लोगों को पहचान कर अलग किया जाएगा। जिन 18 लाख लोगों की कुछ की बात हो रही है, तो असम में एनआरसी का काम पूरा होने के बाद, असम एकमात्र स्टेट है जहां एनआरसी को एग्जीक्यूट किया गया है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, और उसके अंतर्गत उन लोगों की पहचान की गई है जो अवैध शरणार्थी थे। और इसका आधार मूल रूप से 1985 का असम अकॉर्ड था जो आसू के साथ किया गया था। हालांकि असम गण परिषद अब पॉलिटिकली इतना रिलेवेंट नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में भागीदारी दिखाती रहती है। ठीक, दूसरा संगठन जो असम में आतंक से जुड़ता है उसका नाम है उल्फा। ये भी 1979 में बना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये दुर्दांत संगठन है, कठोर आतंकी कार्यवाहियों के लिए जाना जाता है। ठीक, तो असम में एक डिस्ट्रिक्ट है शिवसागर, और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के रंगधर क्षेत्र में, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के कौन से क्षेत्र में? रंगधर क्षेत्र में उल्फा का निर्माण किया गया। प्रारंभिक सदस्यों में अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, परेश बरुआ, ये 3-4 नाम मैं बता रहा हूं, इन लोगों को जाना जाता था। ठीक, अनूप चेतिया जो कि इसके आप क्या कह सकते हैं उपाध्यक्ष के तौर पे थे, वाइस चेयरमैन के तौर पर थे, उन्होंने उल्फा की मांग को प्रस्तुत करते हुए कहा
कि हम सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम का निर्माण करना चाहते हैं। सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम, तो इसमें समाजवादी विचार है, गणराज्य का विचार है, वामपंथी विचार है, लेफ्ट आइडियोलॉजी यहां पर जुड़ रही है। तो हम सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम का निर्माण करना चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि अहोम राज्य का भारत साम्राज्य में ब्रिटिशर्स द्वारा पहले इसको अहोम राज्य को जीता जाना, आई थिंक 1824 के करीब ब्रिटिशर्स ने असम को जीता था, ये विलय ही गलत था, इसलिए अहोम राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, अलग देश का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अब अहोम स्टेट की मांग, मतलब इन्होंने एक संधि को आधार बनाया था, यांडबू की संधि, जो बर्मा पर नियंत्रण के दौरान हुई थी और तभी असम का क्षेत्र अंग्रेजों के पास आया था। तो ये प्री यांडबू स्टेटस की मांग करते हैं। यांडबू ट्रीटी जो 1826 की ट्रीटी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, तो ये प्री यांडबू स्टेटस, अहोम स्टेटस की बात करते हैं उल्फा वाले। ठीक, उल्फा के खिलाफ हमने फिर बाद में इनकी गतिविधियों को देखते हुए सैन्य कार्यवाही की। इस कार्यवाही के तहत अनूप चेतिया को तो बांग्लादेश में गिरफ्तार करके रखा गया लंबे समय तक, और बाकी उल्फा के खिलाफ 2003 के करीब भूटान में ऑपरेशन ऑल क्लियर भी चलाया गया और इससे उल्फा के पैर धीरे धीरे उखड़े या कमजोर हुए। लेकिन फिर भी उल्फा के उग्रवादी फिर दूसरे आउटफिट से जुड़कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलग्न बने। वर्ष 2011 में भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच एक शांति समझौता हुआ। सितंबर 2011 इफ आई रिमेंबर करेक्टली एक समझौता हुआ और इस समझौते में यह तय हुआ कि उल्फा बातचीत के टेबल पर आएगा, यानी अपने हथियारों को धीरे से सरेंडर करेगा। लेकिन यह बातचीत साल भर में ही विफल हो गई और उल्फा ने अपने आप को पीछे खींच लिया और बोडो क्षेत्र में बोडो और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ जो आपसी विद्वेष शुरू होता है उसमें उल्फा की गतिविधियां भी जुड़ जाती हैं और 2012 से असम में हिंसात्मक घटनाएं दिखती हैं। कोकराझार वायलेंस, यदि आपने नाम सुना होगा, कोकराझार हिंसा, वो दिखाई देती है। आप देखते हैं कि उल्फा के उग्रवादी जो हैं वो बोडो उग्रवादियों के साथ कहीं ना कहीं नेक्सस बनाकर बाहरी शरणार्थियों के खिलाफ, बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ गंभीर हमले करते दिखाई देते हैं। कोकराझार वायलेंस इतना गंभीर वायलेंस था कि इसके दुष्प्रभाव पूरे देश में देखे गए। ठीक, यहां पर हुआ ये कि एक बोडो नवयुवक की हत्या की गई और उसके बाद बोडो सशस्त्र क्या कहेंगे युवकों ने जाकर बांग्लादेशी मुसलमान जहां बसते थे उन गांवों के गांव पर आग लगा दी, गोलियां चलाईं और ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ एक विद्वेष भारतीय मुसलमानों में राष्ट्र भर में दिखाई दिया। इस दौरान अलग अलग जगहों पर एसएमएस कैंपेन भी चलाए गए 2012 से 14 के बीच, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमलों के मामले दिखाई दिए। ट्रेनों की ट्रेनें भरकर नॉर्थ ईस्ट के लोग वापस आते हैं। ये 2012 से 14 के वायलेंस की बात है और इसमें उल्फा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तीसरा बड़ा संगठन जो आसू और उल्फा के बाद असम में दिखता है, उस संगठन का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड 1987 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने 1987 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने एक विचार दिया कि उत्तरी ब्रह्मपुत्रा यानी ब्रह्मपुत्रा के उत्तर के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और भूटान की तली पे बसे हुए 4 बोडो बहुल जिलों को मिलाकर बोडोलैंड नाम का एक अलग राज्य बनाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर 4 जिलों को मिलाकर बोडोलैंड नामक एक अलग राज्य बनाना चाहिए। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने विचार दिए। ये जिले थे कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगुरी। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगुरी, इन 4 जिलों को मिलकर इन्होंने कहा बोडोलैंड नामक एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। हालांकि बोडोलैंड की मांग जो है वो 1987 से हुई ऐसा नहीं है। बोडो जनजाति अपने अलग सांस्कृतिक अस्तित्व को लेकर असम से अलग होने के लिए 1960 से लगातार लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इस लड़ाई को
व्यवहारिक रूप देने का काम उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने किया। जब इन्होंने हिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को रखना शुरू किया तो भारत सरकार समझौते के लिए आगे आई। 1990s में वार्ताओं के दौर चले और वार्ताओं के दौर चलने के बाद एक निर्णय लिया गया कि भाई हम तुमको अलग राज्य तो बनाकर नहीं दे सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमारे 6th शेड्यूल में यह प्रावधान है, 6वीं अनुसूची में, कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए हम ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं, स्वायत्त शासी प्रशासनिक परिषदें बना सकते हैं। इसमें दार्जिलिंग गोरखा लैंड भी, हिल काउंसिल वाला एरिया भी अब शामिल हो गया जब वहां बनाया गया। तो हम 6th अनुसूची के तहत आपके यहां ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं। तो हम बोडोलैंड टेरिटोरियल, जिसके द्वारा बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल डिवीजन, मैं फिर से कह रहा हूं, हम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे जिसके तहत बीटीसी, बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी बोडोलैंड प्रशासनिक क्षेत्र। तो ये काउंसिल है जिसके द्वारा इस क्षेत्र का प्रशासन किया जाएगा और इस काउंसिल में बोडो प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि बाद में इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई कि जनसंख्या के आधार पर जब चुनाव होने लगे तो उन चुनावों में बीटीसी में भी बोडो लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि बेसिकली जो लड़ाई थी बोडोलैंड की, वो ट्राइबल वर्सेस आउटर की थी। और ये जो बाहरी लोग थे, ये बाहरी थे बांग्लादेशी मुस्लिम्स। लेकिन धीरे से इस लड़ाई ने, बोडोलैंड की लड़ाई ने कम्युनल एंगल ले लिया। कम्युनल एंगल कैसे ले लिया? यहां पर जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, ये क्रिश्चियन डोमिनेंट रखता है। मतलब यहां पर इन जनजातियों में क्रिश्चियन डोमिनेंस रखता है, जो अलग देश मांगता है। तो एक क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो गया। और यहां रहने वाली कुछ जनजातियां, समुदाय जो हिंदू थे, तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। और सीधे सीधे बोडोलैंड की जो लड़ाई, आप ये कह सकते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता की लड़ाई थी, उसमें सांप्रदायिक एंगल यानी कम्युनल एंगल क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है। अब इसी क्रम में 2012 से 2014 के बीच असम में सांप्रदायिक हिंसा हुई, ऐसा कहते हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा का मतलब यही है, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम। ये बोडो वर्सेस बांग्लादेशी है, जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम या क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इस दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का एक ग्रुप है सनोबजीत गुट, इनके भी अलग अलग नाम बन जाते हैं। ये सनोबजीत गुट सबसे सक्रिय नजर आया, जिसने बड़े हिस्से पर हिंसात्मक कार्यवाहियों को प्रसारित किया। ठीक है। तो भारत सरकार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को और प्रभावी बनाते हुए संविधान के दायरे में ही इसे शांत करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अलग राज्य के निर्माण की जो बात है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बोडोलैंड में जिन 4 जिलों की हमने बात की थी, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगुरी, उनके साथ आसपास में कई और राज्यों की मांग भी जुड़ती है। तो आप यहां ध्यान से सुनिए, एक अलग से प्रश्न बन सकता है कि असम में कौन कौन से नए राज्यों की मांग दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि असम में सिर्फ बोडोलैंड ही एक अलग राज्य चाहिए, ऐसी मांग नहीं है। असम में इस समय छोटे बड़े 10 से अधिक राज्यों की मांग की जा रही है, जिसमें 4 बहुत डोमिनेंट हैं, जिन पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी हिस्से में बोडोलैंड है, जिस पर लेकर बात हो रही है। दूसरा, यहां पर मतलब बोडोलैंड के आप पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को यदि जोड़ दें तो यहां पर कामतापुर स्टेट की मांग हो रही है, जहां पर वो कुछ वेस्ट बंगाल के हिस्सों को जोड़ेंगे।
तो पहला है बोडोलैंड, दूसरा है कामतापुर, तीसरा यहां पर कार्बी आंगलोंग स्टेट की मांग की जा रही है, कार्बी आंगलोंग, और चौथा यहां पर दिमासा लैंड स्टेट की मांग की जा रही है। तो दीज 4 डिमांड्स आर सीन, जिसमें हमने बोडोलैंड की बात की है। बोडोलैंड के बाद जो दूसरी मांग जो है वो है कार्बी आंगलोंग। ये समझिए क्या है। कार्बी आंगलोंग असम के 27 जिलों में सबसे बड़ा जिला है और सबसे पिछड़ा जिला है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि आई थिंक इन 2006 भारत सरकार ने 250 सबसे पिछड़े जिलों की सूची बनाई थी, तो उसमें ये सबसे अगड़ा रहा था। मतलब पिछड़े जिलों में भी सबसे पिछड़ा कौन है? कार्बी आंगलोंग। तो यहां पर कार्बी आंगलोंग को अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे कारण यही है कि एक तो हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, दूसरा हमारा विकास नहीं हो पाया है। तो विकासात्मक वंचना की भावना ने यहां पर अलग राज्य की मांग को जन्म दिया, और इस मांग के लिए उन्होंने यूनाइटेड पीपल फॉर डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी, देखो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब एक चौथा संगठन बता रहा हूं मैं यहां पर, यूनाइटेड पीपल फॉर डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी नाम का एक संगठन बनाया, जिसके नेता थे किरी रंगधर, और इसके नेतृत्व में इन्होंने कार्बी आंगलोंग स्टेट की मांग को प्रस्तुत किया, कार्बी देश की मांग को प्रस्तुत किया, और ये मांग आज भी जारी है। कामतापुर और दिमासा, पहले इसके नीचे चलते हैं। दिमासा लैंड वाली मांग क्या है इसको समझिए आप। ठीक, दिमासा जो रीजन है, ये दिमासा ट्राइब यहां पर मेनली डोमिनेंट ट्राइब के तौर पर है, और इनका ये मानना है कि हमारे रिसोर्सेस पर, विशेषकर ऑयल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस पर, ठीक है, बाहरी लोगों ने नियंत्रण कर लिया है। तो ये फॉरेस्ट का, माइनिंग का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लैंड एक्विजिशन का, इन सब चीजों का विरोध करते हैं, और एक संगठन इन्होंने बनाया है दिमासा क्षेत्र में, जिसका नाम है, एक 5वां संगठन हो गया अब आपका, ब्लैक विडो। ठीक है, काली विधवा नहीं, संगठन का नाम है ब्लैक विडो। 2004 में यह संगठन बना, प्रणव नूसिया इसका नेता बना, और यह संगठन जाना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप पर बम्बार्डी उसके लिए, यानी सड़क उखाड़ दो, पुल तोड़ दो, बिजली के खंभे निकाल दो, तार उखाड़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप पर अपने हमलों के लिए यह संगठन जाना जाता है। और इस संगठन की मांग है कि हमें दिमासा लैंड चाहिए, और दिमासा लैंड के अंतर्गत इन्होंने कुछ कार्बी आंगलोंग का क्षेत्र मांगा है, कुछ नागा क्षेत्र भी मांगा है। तो इन्होंने दिमासा लैंड के अंतर्गत कछार, नागौन, ये जिले हैं, उनका कुछ हिस्सा मांगा है। ठीक, इसके अलावा दीमापुर नागालैंड का कुछ रीजन माना है, दीमा हसाओ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, कछार डिस्ट्रिक्ट, नागौन डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट, इनके क्षेत्र मांगे हैं। अब आप स्वाभाविक रूप से देखिए, यदि इनकी बात मांगनी जाएगी तो ये नाराज होंगे, यदि इनकी बात मानी जाएगी तो ये नाराज होंगे। तो यहां कहीं ना कहीं जनजातियों में आपसी लड़ाई ही इतनी मुखर हो जाएगी कि यदि एक राज्य बनाया तो दूसरा नहीं मानेगा। जैसे नागालिम में है, यदि नागालिम बना दिया तो मणिपुर, असम और अरुणाचल नाराज हो जाएंगे, और यदि नहीं बनाएंगे तो नागा नाराज रहेंगे। तो इनका आपसी, ये आपस में तो तय कर लें, पहले आपस में लड़ना बंद करें, फिर भारत सरकार से लड़ाई के बारे में सोचा जाए। तो इनके म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ही यहां पीस को लाने में सबसे बड़ा संकट है। चौथा राज्य जिसे कामतापुर कहा गया है, यहां पर जो जनजाति रहती है उसे राजबंगिस कहा जाता है। राजबंगिस ट्राइब है, डोमिनेंट ट्राइब है, और कामतापुर का रीजन वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, यहां पर बोडो रीजन से एसोसिएटेड है, नीचे मेघालय के कुछ क्षेत्रों से एसोसिएटेड है। तो इन्होंने अपने लिए, इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखो, आपने दिमासा को ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी, आपने बोडो को ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी, सिर्फ हम ही हैं जिनको ऑटोनॉमस काउंसिल नहीं दी है। तो सबसे पहले इनकी नाराजगी इसको लेकर है कि राज्य नहीं दे रहे, तब तक 6वीं अनुसूची की ऑटोनॉमस काउंसिल तो दे दो।
और ऑटोनोमस काउंसिल मिलने के बाद हम नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न असम के कुछ जिलों को मिलाकर कामतापुर स्टेट चाहते हैं। और कामतापुर स्टेट के लिए अब ये देखिए 5वां संगठन था, इन्होंने एक 6वां संगठन बनाया है, कामतापुर लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया है। कामतापुर लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया। अब देखिए ये जो कामतापुर की मांग है, ये वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की विमल गुरु वगैरह जो चाहते हैं, गोरखालैंड की मांग से अड़ रही है। ये मांग जो है ये यहां पर बोडोलैंड की मांग से अड़ रही है। मतलब यदि हम कामतापुर बनाते हैं तो यहां गोरखालैंड का संकट हो जाएगा, यहां बोडोलैंड का संकट हो जाएगा, तो फिर ये राजबंगिस वर्सेस बोडो, राजबंगिस वर्सेस गोरखा, यानी फिर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है जो असम में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से असम में 4 राज्यों की मांग चल रही है और असम के 30 से अधिक जो आपके संगठन हैं उनमें से इस समय सबसे सक्रिय संगठनों में यदि आप देखें तो उल्फा को लिया जा सकता है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को लिया जा सकता है, कामतापुर लिबरेशन आर्मी को लिया जा सकता है, ब्लैक विडो को लिया जा सकता है, यूनाइटेड पीपल फॉर डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी को लिया जा सकता है। यानी 6 में से 5 अभी भी एक्टिव रूप में अलग अलग मांग कर रहे हैं और सब अपने अपने राज्यों की मांग से जुड़े हुए हैं। सिर्फ आसू जो था, जो स्टूडेंट यूनियन वाला था, वो असम गण परिषद के तौर पर पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में, ठीक है, आगे चला गया है। वर्तमान दौर में असम की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती सीएए एनआरसी कॉन्फ्लिक्ट ही है, जिसके माध्यम से या जिसके कारण से वहां सांप्रदायिक संघर्ष, क्षेत्रवादी संघर्ष, शरणार्थियों के खिलाफ लड़ाई, भीड़ में हिंसा वाली चीजें, ये सारे सुरक्षा की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसलिए सरकार ने अपने तरीके से निर्णय लिया है या असम को पैसिफाई करने के लिए कोशिश की है कि हम यहाँ जो एनआरसी की प्रक्रिया हुई है उसमें आपको बार बार मौका देंगे और अलग अलग स्टेजेस पर आपको इसमें अपने आप को साबित करने का मौका दिया जाएगा। तो ये कहानी हुई असम की कहानी। अब हम अगले स्टेट पर चलते हैं असम के बाद, और दूसरा स्टेट असम के बाद जो अशांत राज्य के तौर पर जाना जाता है उसका नाम है नागालैंड। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने नागा अकॉर्ड सत्ता में आने के बाद साइन किया था और ये कहा था नॉर्थ ईस्ट में ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उसके फोटोज कई जगह प्रचलित हुए थे। और नागा संकट जो है उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववादियों में नागा अलगाववाद सबसे पुराना अलगाववाद है, सबसे सक्रिय अलगाववाद है। जैसे राज्य पुनर्गठन में हम आंध्र प्रदेश का उदाहरण नहीं लेते हैं, दैट आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू रिवोल्ट अगेंस्ट रिवोल्ट फॉर लिंग्विस्टिक इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी, तो वैसे ही नागालैंड है यहां पर। तो देखिए कहानी है नागालैंड की, ठीक, और नॉर्थ ईस्ट के स्वरूप में या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में यदि हम जहां पर इस ढंग से लेते हैं ना, ये तो ये वाला जो इलाका है नागालैंड का इलाका, इसको यदि हम चित्र के तौर पर देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके का इलाका बनकर हमारे सामने आता है। रादर इसको नीचे ऐसे कर दें, ये ऐसा, तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है। अब देखिए इस नागालैंड का अपना एक रिच हिस्ट्री है, या इस नागालैंड का अपना एक इतिहास है, ठीक। यहां नागा का शासकों का शासन था। तो नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब रहती हैं। पहले ये समझिए ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जहां पर नागा समुदाय है, जिसके अंतर्गत अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, रेंगमा, अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, रेंगमा ऐसी डोमिनेंट ट्राइब्स यहां पर दिखाई देती हैं। ये इस नागा ग्रुप के अंतर्गत आती है। सो नागा इज नॉट अ ट्राइब बट नागा ग्रुप नेम फॉर अ ट्राइब, ठीक है। 1826 में जब असम को एनेक्स किया गया या अंग्रेजों द्वारा यांडबू की संधि के बाद असम पर नियंत्रण किया गया, तो ये नागा क्षेत्र सीमित रूप में प्रभाव में आया। लेकिन 1882 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से नागा पहाड़ी क्षेत्र को नागा शासकों को अपदस्थ करते हुए ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। इससे नाराज होकर वहां के राजा जादोनग का नाम आता है, विद्रोह की शुरुआत की, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनके अल्प साथी शिष्य कहा जाता है रानी गुडेल्यू तक चलता है।
भारत में नागा विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट के तौर पर देखा जाता है। तो नागाओं ने ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने क्षेत्र को अधिकार में लेने का विरोध, ठीक है, क्योंकि वो पृथक सांस्कृतिक अस्मिता के लिए जाने जाते थे। 1918 में एक नागा क्लब बना और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नागा फ्रेंच लेबर ग्रुप था। उस नागा फ्रेंच लेबर ग्रुप के 20 लोगों ने आपस में मिलकर नागा क्लब बनाया और इस क्लब ने साफ साफ कहा कि हम ब्रिटिश भारत या स्वतंत्र भारत किसी का भी हिस्सा होना नहीं है। 1929 में साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, प्लीज लीव अस अलोन, वी आर केपेबल इनफ टू डिफाइन अवर डेस्टिनी। हमें अकेला सक्षम है कि अपने भविष्य को तय कर सकें। और ये नागा क्लब पहली अभिव्यक्ति है कि नागालैंड भारत के साथ रहने के लिए क्या कहिए। 1946 में, अब इसके बाद आगे चलें, ठीक, नागालैंड में एक नेता अंगामी जाति से थे, AZ फिनो, अंगामी Z HIZO, अंगामी Z फिजो आते हैं और वो NNC नाम का संगठन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से नागा इंसर्जेंसी की शुरुआत होगी। अंगामी Z फिजो द्वारा नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की जाती है और नागा नेशनल काउंसिल ये साफ साफ कहती है कि हमें स्वतंत्र नागा राष्ट्र चाहिए, हमें नागालैंड, और नागालैंड या नागा राष्ट्र का मतलब है नॉर्थ ईस्ट के नागा बाहुल्य क्षेत्र जो जहां भी हैं, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो, उनको मिलाकर हमें एक राष्ट्र बनाना है। और नागा नेशनल काउंसिल भारत में विलय का विरोध करती है जब देशी रियासतों का या क्षेत्रों का विलय हो रहा था। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए नागा नेताओं और वहां के ब्रिटिश प्रशासक या आजादी के बाद भारत सरकार ये कोशिश करती है कि उनको जोड़ने की कोशिश की जाए और 1947 में एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है, 9 बिंदु समझौता। ठीक, ये 9 पॉइंट एग्रीमेंट जो है ये नागा नेता जो हैं टी सकीरा इमकोंग लिब्बा, टी सकीरा इमकोंग लिब्बा, ये दोनों नाम याद रखना, सकीरा और इमकोंग लिब्बा, ये करते हैं नागालैंड या उस क्षेत्र के आप क्या कह सकते हैं गवर्नर के साथ, जिसका नाम था अकबर हैदरी। तो याद रखिएगा, इसे अकबर हैदरी एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें नागालैंड को यह कहा गया कि यू कैन हैव योर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम जम्मू कश्मीर को कुछ रियायतें दी थी ना, यू कैन हैव योर ओन फ्लैग, यू कैन हैव योर लैंड एक्विजिशन लॉज, यू कैन हैव द प्रोविजंस लाइक इनर लाइन परमिट। यानी हम नागा क्षेत्र को विशेष रियायतें देंगे, विशेष सुविधाएं देंगे, उन्हें अपना संविधान, अपना ध्वज या अपनी भूमि पर नियंत्रण, भूमि पर अधिकार, प्रवेश के नियम, ये सब तय करने का अधिकार होगा। इसे ही 9 पॉइंट एग्रीमेंट कहा गया। ये उन्होंने कहा कि यू जस्ट एक्सेप्ट दैट यू विल लिव इन द एम्बिट ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता के अंदर अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, आपके पृथक जरूरत इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, लेकिन इस 9 पॉइंट एग्रीमेंट को फिजो ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई समझौता नहीं है, मेरे को अलग देश चाहिए। और इस फिजो ने मार्च 1952 में, ठीक, नागा फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी और नागा फेडरल आर्मी बना ली। इसका मतलब समझेंगे, जैसे अंग्रेजों के काल में हम बोलते हैं स्वतंत्र सरकार बना ली थी बलिया, सतारा, तामलुक में, या हम 1930s में बोलते हैं सूर्य सेन ने, तो इन्होंने सीधे सीधे नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी बना ली। मतलब अपने आप को भारत से क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, समानांतर सरकार चलाने लगे। और इसी को कहते हैं भारत में उत्तर पूर्व में उग्रवाद की शुरुआत, जो फिजो के नेतृत्व में 1952 के बाद दिखाई देती है। और यही कारण है
कि भारत सरकार को यहां न सिर्फ सेना भेजनी पड़ी बल्कि सेना को विशेष अधिकार भी देने पड़े, और इसीलिए वो जिस कानून के बारे में आप सुनते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आफ्स्पा, आफ्स्पा लगने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? नागालैंड था, जहां 1958 में आफ्स्पा लगा। अब नागालैंड अशांत है, आफ्स्पा लग गया है, तो नेहरू जी ने एक रणनीतिक खेल खेला। 9 पॉइंट एग्रीमेंट से नागा आंदोलन दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है, एक उदारवादी नेता और एक कट्टर नेता। उदारवादी में इमकोंग लिब्बा जैसे नेता हैं और कट्टर में फिजो हैं। तो नेहरू जी ने फिर समझौते का एक प्रस्ताव दिया। इमकोंग लिब्बा के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि देखो, राष्ट्रवाद तो छोड़ दो, हम असम से अलग नागा राज्य बना देते हैं, नागालैंड बना देते हैं। और इसीलिए असम से अलग होकर 1963 में जो पहला राज्य बना, उस राज्य का नाम था नागालैंड। यानी नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर, मतलब असम प्लस नेफा, तो असम से अलग होकर पहला बनने वाला राज्य इसलिए नागालैंड कहलाया। और इससे नागा विद्रोह या नागा आंदोलन दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन इसके बावजूद फिजो ने एनएनसी के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखा। परिस्थितियां बदलती हैं 1971 के बाद। 1971 में बांग्लादेश का बनना एक बड़ा बदलाव था नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में, और इसको समझिए कैसे। बांग्लादेश बनने से पहले वहां पूर्वी पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की दृष्टि हमेशा एंटी इंडिया होती है, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जितने भी अलगाववादी ग्रुप थे, पाकिस्तान ना सिर्फ उनको पैसा, प्रश्रय, प्रशिक्षण देता था, बल्कि उन्हें अपने यहां बचाकर भी रखता था। यानी पाकिस्तान इनको प्रमोट करता था। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद अब बांग्लादेश से उनको सहायता मिलनी बंद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान नहीं रहा, बांग्लादेश बन गया। तो नागा विद्रोह ही उस समय मेन विद्रोह था। दूसरी बात क्या हुई कि जो सेना थी, अब वो जब वहां पर देख रही थी कि एक्सटर्नल फ्रंट पर लड़ाई है, तो वहां सैन्य कार्यवाही भी थोड़ी मुखर रूप से दिखाई देने लगी, थोड़ी आक्रामक रूप से दिखाई देने लगी। ठीक है, बांग्लादेश बर्मा से मदद मिलनी बंद हो गई है, सेना का रवैया आक्रामक हो गया है। तो ऐसा परिस्थिति बनी कि अब नागा नेशनल काउंसिल को समझौते के लिए आगे आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, और नागा पीस में सबसे महत्वपूर्ण ईयर के तौर पर जाना जाता है फिर राज्य बन गया 1975, जहां शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके अंतर्गत नागा विद्रोहियों ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, अलग राज्य के लिए बात करेंगे, हमको अलग देश वाली बात को सरेंडर करने के लिए हम किसी न किसी लेवल पर तैयार हैं। एनएनसी के अब नेता ये लिब्बा वाली लीग के ही नेता हैं जिसने राज्य बनवाया, उदारवादी। इनका नाम था आई थिंक जेड ह्यूरे, HUIRE, जेड ह्यूरे। तो जेड ह्यूरे ने भारत सरकार के साथ मिलकर समझौता किया, और यह समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता कहलाएगा। त्रिपक्षीय मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड नागा नेशनल काउंसिल लिबरल ग्रुप इन द लीडरशिप ऑफ जेड ह्यूरे, और इसी को कहा गया शिलोंग अकॉर्ड। ठीक, लेकिन इस शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ लगभग 140 लोग जो एनएनसी के थे, ठीक, पलायन करके चीन और बर्मा चले गए, और चीन और बर्मा में रहकर उन्होंने कहा कि हम शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मानते, हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारत के अंतर्गत रहना नहीं चाहते, और हम अपनी आजादी की लड़ाई को जारी रखेंगे। इन 140 लोगों के नेता का नाम था इसाक मुइवा। क्या नाम था? इसाक मुइवा। तो ये जो 140 लोग या टी मुइवा, और फिर उसी के वंश में आएंगे, तो इनके नेतृत्व में ये गए, और इन्होंने ही, मुइवा ने 1980 में अब एक नया संगठन बना लिया, क्योंकि एनएनसी ने तो बातचीत कर ली है, एनएनसी तो डाइल्यूट हो गया है। उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो व्हेन यू डिस्कस इंसर्जेंसी इन नागालैंड, यू बेसिकली गोइंग टू सी टू आउटफिट्स या टेरर आउटफिट्स ओवर देयर। द फर्स्ट आउटफिट इज, जो पहला संगठन है
वो है नागा नेशनल काउंसिल, जो आजादी से पहले ही बन जाता है नागा क्लब से प्रेरित, और दूसरा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो शिलोंग अकॉर्ड के बाद नाराजगी में बनाया गया, और इसका लक्ष्य था, अब इन्होंने नया नाम दिया, ग्रेटर नागालिम। और ग्रेटर नागालिम का मतलब वही था, वही नागा बहुल क्षेत्रों को जोड़कर एक नागा राष्ट्र का निर्माण करना। आगे चलकर ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण दो हिस्सों में बंट गई। एक कहलाया इसाक मुइवा गुट, IM गुट। ठीक, क्यों इसाक मुइवा गुट इसलिए कहलाया क्योंकि इसके दो नेता थे। पहले नेता का नाम था इसाक सू, अब ये सब नाउन में है, स्पेलिंग्स में देख लीजिएगा, इसाक सू, और दूसरे का नाम था जो हमने कहा टी मुइवा। तो इन दोनों से मिलकर नाम बना इसाक मुइवा, दो लोग थे। और दूसरे गुट को नाम दिया गया खापलांग। ठीक है, 1990 में जब फिजो की मृत्यु हो गई, आई थिंक इन लंदन और समवेयर ही डाइज, तो उसके बाद नागा आंदोलन का नेतृत्व इसाक मुइवा गुट को मिला, यानी नागा विद्रोह का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना इसाक मुइवा, क्योंकि वही एक्टिव होकर भारत में काम करता था। खापलांग गुट ने अपना बेस पहले चाइना में, उसके बाद बर्मा में बना लिया। मतलब खापलांग जो नेता थे वो भारत के बाहर रहकर गतिविधियों को करते थे, और इस तरीके से ये जो विभाजन हुआ ये 1988 में हुआ। इसाक मुइवा गुट क्योंकि मेन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था, तो भारत सरकार ने सोचा कि चलो भाई कोशिश करते हैं कि हम इनसे समझौते का प्रयास शुरू करें। और 1990s में नागा पीस प्रोसेस की शुरुआत होती है। इसकी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है PV नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव 1995 में पेरिस में जाकर मुइवा से मिलते हैं और मिलकर ये बात करते हैं कि भारत के दायरे के अंदर आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप प्रयास कीजिए, बातचीत के टेबल पर आइए। ठीक, इसके बाद देवीगौड़ा इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं, और फिर इन प्रयासों में सबसे प्रभावी परिणाम 1997 में मिलता है, जब इसाक मुइवा गुट पहली बार सीज फायर के लिए तैयार होता है। हालांकि ये सीज फायर थोड़े दिन बाद फेल हो जाता है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी कोहिमा जाते हैं, और कोहिमा में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक स्पीच देते हैं जिसमें वो नागा भाषा में वहां के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे लोग हैं और आप में हम में अंतर नहीं है, हम भाई बहन की तरह हैं। और इस कोहिमा स्पीच के कारण ऐसा कहा जाता है कि स्थितियां इतनी डाइल्यूट होती हैं कि वो ग्रेटर नागालिम राष्ट्र की जो विघटनकारी मांग थी अलग देश वाली, उसको छोड़कर अब वो कहते हैं कि भारत के संविधान के दायरे में ही नागा बहुल क्षेत्रों में हमको एक राज्य बनाकर दे दो जिसका नाम हो नागालिम। तो राष्ट्र से राज्य की मांग तक लेकर आने के काम वाजपेयी जी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1997 के बाद 80 दौर की वार्ताएं हुई, और फिर 2003 में अंततः ये तय हुआ कि अब ये लोग अलग राष्ट्र की मांग नहीं, राज्य की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी इनकी कुछ मांगें ऐसी थीं जिनको लेकर सहमति नहीं बन सकती थी, या भारत के जो एकता अखंडता ब्रिगेड के लोग हैं वो इससे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि नागा लोग अपने लिए अलग संविधान मांग रहे थे, वो अपने लिए अलग झंडा मांग रहे थे, वो 371 के अलावा ढेर सारी रियायतें मांग रहे थे, और उनका ये कहना था कि हमें अपनी भूमि पर अधिकार, अपनी मतलब संस्कृति का अधिकार प्रभावी रूप से दिया जाए। तो हमने कहा इन सब पर धीरे धीरे बात करेंगे, और इस तरीके से 2003 में इसाक मुइवा के साथ दूसरा समझौता आगे बढ़ा। इसके पहले 2001 में खापलांग गुट के द्वारा सीज फायर यानी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए बर्मा से ही। ठीक है, और ये जो शांति थी, इसाक मुइवा वाली शांति, तो आप देखेंगे आई थिंक 2003 से चल रही है, और 2015 में मोदी जी नागा पीस अकॉर्ड करेंगे। खापलांग वाली शांति
2015 में ये भी भंग होती है जब ये लोग नागा समझौता इसाक मुइबा से किया जाता है और खापलांग गुट चंदेली हमला करता है, जहां 18 डोगरा राइफल के जवानों की क्या करता है, हत्या करता है। अब देखो ओवरऑल सिनेरियो क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। वर्ष 2000 के बाद नागा विद्रोह कई हिस्सों में बंट गया है। इसाक मुइबा गुट रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद अब उतना ताकतवर नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, खापलांग गुट से अलग होकर एक अलग विंग 2011 में सामने आया है जिसे खोले खेतान कहते हैं। तो खापलांग के अंदर अब एक नया विंग निकल गया है जिसका नाम है खोले खेतान। इसके अलावा 2015 के बाद नागा यूनिफिकेशन, नागा रीइंफोर्समेंट, इन नामों से भी अलग अलग गुट निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी पहली चीज, नागा विद्रोह में आंतरिक विभाजन बहुत बढ़ गया है। दूसरी बात, 2015 में मोदी जी द्वारा जो पीस अकॉर्ड साइन किया गया, नागा पीस अकॉर्ड, वो आउट ऑफ ब्लू था। आउट ऑफ ब्लू मतलब अचानक से एक दिन बहुत सारे नागा नेताओं के साथ मोदी जी अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता में नॉर्थ ईस्ट आता है और मैं नागा लोगों से शांति समझौता कर रहा हूं। इस शांति समझौते में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शांति समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। अभी भी उनके संविधान पर, ध्वज पर, ठीक है, या उनके द्वारा मांगी गई रियायतों पर क्या बात हुई है, इस बारे में डॉक्यूमेंट क्लियरली जारी नहीं किया गया। और इसलिए कहा गया कि 2015 का मोदी नागा अकॉर्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये कहा गया कि ये पारदर्शी डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरी बात, इसे एंटी फेडरल कहा गया क्योंकि उस समय जो अन्य राज्य हैं जो नागालैंड से प्रभावित होंगे, भाई आपने क्या वादा कर दिया? यदि आपने वादा कर दिया है कि इस नागा क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड बनेगा, तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री बैठकर भजन थोड़ी करेंगे और वहां की जनता विद्रोह कर देगी कि आप कैसे, क्योंकि वो तो विरोध में है कि आप हमारे क्षेत्र को नहीं ले सकते, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि हमसे पूछे बिना, हमको विश्वास में लिए बिना ये समझौता कैसे किया गया। तीसरे लेवल पर यह बात की गई है कि ठीक है, जो आपका खापलांग गुट है या जो बाकी गुट है वो कह रहा है इसाक मुइबा ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो ठीक है आप उसी से बात कर लो, इसलिए खापलांग ने अपना सीज फायर तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर जब तक सारे गुट अपने आंतरिक संघर्षों को भुलाकर एक मंच पर नहीं आ जाते, पहले हमको पता तो चले बात किस किस से करनी है। दूसरा, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री नागालैंड के लिए सहमत नहीं हो जाते और उनको कुछ कंपनसेशन नहीं दे दिया जाता। और तीसरा, नागा विद्रोहियों की जो अनवांटेड डिमांड्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की हो, चाहे वो फ्लैग्स की हो, इस पर वो डाइल्यूट नहीं हो जाते, नागा विद्रोह का अंत संभव नहीं है। यानी नागा विद्रोह आज भी हमारी आंतरिक सुरक्षा में एक बड़ी चिंता बना हुआ है।